नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैनल पर क्लास 11th के लिए। और 11th की हिंदी की बुक का नाम है युवक भारती। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है आपकी बुक। और 2022 की एग्ज़ाम जो होगी उसमें आपका सिलेबस 25% रिड्यूस है। तो हम वही पार्ट पढ़ेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो रिड्यूस सिलेबस का भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। आप वो पार्ट बिल्कुल भी ना पढ़ें, ठीक है। आज की हमारी जो कविता है, पहला पार्ट है, वो एक कविता के रूप में है। और कविता का नाम है प्रेरणा। इसके रचनाकार हैं त्रिपुरारी। और इसकी विधा त्रिवेणी है। विधा क्या होती है बच्चों? मतलब जो भी कहानी या कविता जो भी लिखी जाती है उसका स्वरूप किस प्रकार का है। कहानी है तो वो लघु कथा है या फिर बड़ी कथा है या संदेश के रूप में है। ये जैसे एकांकी होती है, नाटक होता है, तो उसका स्वरूप किस टाइप का है। अब कविता है तो वो छंद में है या फिर वो एक प्रेरणा गीत है, तो उसका स्वरूप किस टाइप का है। शोक संगीत है। इस तरह से हर काव्य रचना का कोई न कोई रूप होता है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कविता है प्रेरणा। और ये इसकी विधा है त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या होती है बच्चों? त्रिवेणी काव्य का एक प्रकार है और ये 3 पंक्तियों का मुक्त छंद होता है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में क्या होता है? भाव और विचार। और तीसरी पंक्ति में दोनों पंक्तियों में जो छिपे भाव होते हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है। जब मैं पढ़ाऊंगी ये एक एक पंक्ति तो आपको समझ में आएगा कि त्रिवेणी क्या है, ठीक है। इसमें कवि का नाम क्या है? त्रिपुरारी। और अब चलिए हम शुरू करते हैं, पाठ पर आ जाते हैं। ये पूरी लिस्ट है आपकी कौन कौन से लेसन है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं मोटी मोटी बातें। तो त्रिपुरारी जो है उनका जन्म है 5 दिसंबर 1988 को हुआ बिहार में। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं वो नींद की नदी जो कविता संग्रह है, नॉर्थ कैंपस जो कहानी संग्रह है, सांस के सिक्के जो त्रिवेणी संग्रह है। और इनकी विशेषता क्या है? त्रिवेणी के रचयिता के रूप में कवि की पहचान है। और फिल्म दूरदर्शन के लिए भी इन्होंने लेखन कार्य किया है। तो त्रिवेणी का तो मैंने बता दिया आपको। अब काव्य परिचय क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ जिंदगी की आपाधापी से जुटे माता पिता से बच्चों के स्नेह को टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं, ठोकर खाकर जीने की कला को सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहकर ही मनुष्य की सही पहचान होती है। तो यहाँ पर मतलब माता पिता दोनों ही जॉब पर जाते हैं, जिंदगी की आपाधापी में दौड़ धूप करते हैं। और उसके चलते क्या होता है कि बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, और मिलता है तो भी टुकड़ों में मिलता है। तो इसी सच्चाई को इस कविता के माध्यम से उजागर किया है। और निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हैं कवि, और कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला से जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। और सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। मतलब हम जब सुख आता है तो खूब खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन दुख आता है तो रोना धोना, सिर पीटते हैं, ये हो गया वो हो गया, हाय मैं मर गया। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा स्थिर माइंड होना चाहिए, और वही सही मनुष्य की पहचान होती है। तो चलिए एक एक पंक्ति को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया त्रिवेणी क्या होती है, मतलब पहली और दूसरी पंक्ति में तो भाव और विचार होते हैं, और तीसरी पंक्ति में वो जो 2 पंक्तियां हैं उनका सारांश होता है।
मतलब उसका अर्थ क्या निकलता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर अब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि वो अपनी माँ को और अपने भावों को चर्चा में लेते हुए कहते हैं कि उनकी अपनी माँ से फ़ोन पर जब भी बात होती है तो उनकी माँ रोए बिना नहीं रहती। कवि क्या कहते हैं कि उनकी माँ बिना किसी कारण के ही रोती रहती है, लेकिन माँ से बात करने के बाद जब वे फ़ोन रख देते हैं तो उनको खुद को भी रोना आ जाता है और उनके मन के भाव भी उमड़ पड़ते हैं और वे भी रोए बिना नहीं रहते हैं। तो कवि यहाँ मन के भावों में जो ज्वार आता है उसकी बात कर रहे हैं कि एक बार वो सोचते हैं कि माँ तो बेवजह ही रोती रहती है, लेकिन जब माँ से बात करने के बाद खुद फ़ोन रखते हैं तो उनको खुद को ये आभास होता है और उसके साथ ही वो खुद भी रो पड़ते हैं। अगली पंक्ति है, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ छुपी होती है। बहुत ही अच्छी बात कही है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि पिता के कोमल दिल की बात करते हुए कि हर पिता में छुपे तौर पर एक माँ की ममता भी होती है। वो सख्त तो दिखते हैं लेकिन उनका दिल अंदर से बहुत ही नाजुक होता है। अपने बालक को कष्ट में देखकर उनका दिल भी तड़पता है। और कवि कहते हैं कि पिता ऊपर से देखने में तो सख्त लग सकता है, पर पिता का दिल बहुत नाजुक होता है और हर पिता में कोई न कोई माँ छुपी होती है। और बच्चे को आहत करते हुए वह नहीं दे सकता, मतलब बच्चा दुखी होता है तो पिता भी दुखी होता है, भले ही वो अभिव्यक्ति ना करे। हाँ, तो बच्चों हमने ऊपर के 2 पैराग्राफ देख लिए हैं इस कविता के। कविता का नाम है प्रेरणा, ठीक है। अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या बताया है कि मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। तो यहाँ आपको पता है कि माँ बाप दोनों ही आजकल नौकरी करते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो पिता दिन की शिफ्ट, माँ रात की शिफ्ट, इस तरह से बच्चों को एक साथ माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। तो कवि आधुनिक नौकरी पेशा जो पति पत्नी हैं और उनकी ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण वो लोग अपने नन्हे बच्चों को एक साथ नहीं मिल पाते हैं। तो इस पर ही चर्चा करते हुए कहते हैं कि पति की महीनों महीनों दिन की शिफ्ट रहती है और पत्नी की महीनों महीनों रात की शिफ्ट होती है। इसके कारण एक साथ अपने नन्हे बच्चे से नहीं मिल पाते और अपनी इस व्यवस्था के बारे में सोचते हुए उन्हें लगता है कि उनके नन्हे बच्चों को माँ बाप जैसे टुकड़ों में मिले हों, ऐसा लगता है। अर्थात दिन में तो बच्चों के साथ माँ होती है और रात में उनके साथ पिता रहते हैं। तो ये आजकल की स्थिति पर प्रकाश डाला है कवि ने। आगे है, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। तो कवि क्या कहते हैं कि उत्थान और पतन ये तो प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका पतन भी स्वाभाविक है और उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान, ये क्रम चलता रहता है। तो जैसे सूरज उदय होता है तो अस्त भी होगा ही, मगर अस्त होना उदय होने का ही लक्षण है। इसलिए उदय होना और अस्त होना दोनों का महत्व समान है। मतलब वो अस्त नहीं होगा तो वो उदय कैसे होगा। अतः पतन के समय किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कोई इंसान अगर उसका पतन हो रहा है, मतलब उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है, तो कभी भी उसको तिरस्कार की नज़रों से नहीं देखें, उसका भी सम्मान करें,
क्योंकि एक दिन उसका उत्थान भी हुआ था और पतन हो रहा है, तो एक दिन वो हो सकता है कि आगे जाकर फिर से उसका उत्थान हो। तो इसके लिए कवि का क्या कहना है कि उगते सूरज को तो सभी सलामी करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को सब भूल जाते हैं। ये नहीं देखते जो सूरज डूब रहा है वही तो उगेगा। तो डूबना उगना तो ये नज़रों का धोखा है, बल्कि उत्थान और पतन ये स्वाभाविक क्रिया है, चलती रहती है। हमें जिनका पतन होता है उनको भी उतना ही महत्व देना चाहिए। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि असफलता में ही सफलता छिपी होती है। इसलिए कभी अगर असफल हो भी जाए तो निराश नहीं होना चाहिए, फिर से प्रयास करना चाहिए। चोट खाकर ही तो सीख मिलती है। अगर हम कभी असफल हुए तो हमें अपने कारणों का पता चलता है कि इस कारण से हमें सफलता नहीं मिली, इस कारण से हम असफल हुए, इस कारण से हमें सक्सेस नहीं मिली। तो चोट खाकर हमें जो सीख मिलती है उसे सबक लेना चाहिए और असफलता से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगली पंक्ति है बच्चों, चाहे कितना भी घनघोर तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपकी क्लास शुरू कर दी है तो जारी रहेगी। चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। तो वही बात है कि विपत्तियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। आज घनघोर अंधेरा छाया मतलब आज कठिन परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, उसे हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आशा रखनी चाहिए कि किसी रोज़ उजाला होगा, कि एक दिन तो दिन अच्छा आएगा, किसी न किसी दिन अंधेरा छटेगा और उजाला अवश्य आएगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है, जब रात होती है तभी तो फिर से सवेरा होता है। तो रात के बाद जैसे सुबह होती है वैसे ही विपत्तियों के बाद भी अच्छे दिन आते हैं। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। ये देखो कितनी गहरी बात कही है कि क्या कहते हैं कि अरमानों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती, इसके लिए कभी भी प्रयास किए जा सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि मन में कुछ अरमान संजोए थे, इसलिए उन्होंने कल्पना के इन अरमानों के पूरे होने के लिए प्रयास का बीजारोपण किया है। तो हमेशा कल्पना के सहारे ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर मन में अरमान रखेंगे तो उसके सहारे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाएंगे। ये न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ए सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ भी कदम रखेंगे। हम पढ़ रहे थे, ये न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ए सफ़र का कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखेंगे। तो कवि क्या कहते हैं कि अधिक साधनों की उम्मीद में किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए रुके मत रहना। जितने भी साधन हैं आपके पास हैं उसी से आप शुरुआत करो, छोटे से ही शुरुआत होनी चाहिए। एक ही दीपक से आगाज सफ़र कर लेना। एक ही दीपक का यहाँ मतलब है कि जितने संसाधन आपके पास हैं उसी से आप शुरुआत करो। अगर उसे शुरू कर दोगे तो साधन अपने आप आते रहेंगे। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे, और जहाँ जहाँ आप आगे बढ़ते जाओगे आपके विकास के मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे। तो छोटे से ही शुरुआत करने की सोचो। कभी ये मत सोचो कि मेरे पास जब इतना आएगा तब मैं सोचूंगा, ये धारणा बिल्कुल गलत है। आप शुरुआत कर दो, आंख बंद करके मेहनत करो, अपने खुद के ऊपर भरोसा रखो, अपने आप आगे का रास्ता निकलता जाएगा। तो इसलिए इस कविता का नाम भी रखा है प्रेरणा, क्योंकि यहाँ पर हर पंक्ति में, हर लाइन में
पैराग्राफ में आपको प्रेरणा दी जा रही है। अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। तो कवि क्या कहते हैं कि अपनी आँखों में जब भी देखा है, मतलब कि भले ही बूढ़े हो चुके, बड़े हो चुके, पर उनके अंदर का बचपना अभी तक उनके साथ बना हुआ है। एक बच्चा सा खुद को पाया है। तो जब भी अपने ऊपर नज़र डाली है, अपनी आँखों में ही खुद को देखा है, खुद को पहचाना है, तो खुद एक बच्चे जैसा खुद को पाया है। और वे क्या कहते हैं कि आज भी उस बचपन को महसूस करते हैं और कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपना उनके अंदर है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है। वो लोगों का ये कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती है। आज भी मुझे बचपना याद है और मेरे अंदर आज भी वो बचपना है। तो हम जैसी सोच रखेंगे वैसे बनते जाएंगे। कवि का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अपने आप को हमेशा जिंदा रखो, जिंदा दिल रखो। कभी ये मत सोचो कि हम तो इतने बड़े हो गए, अब क्या कर सकते हैं, हमारे बस का रोग नहीं है। ये सब गलत बातें। आगे देखो, आंसू खुशियाँ एक ही सह हैं, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। तो क्या कहते हैं कि खुशी और जो दुख होते हैं वो दोनों में अंतर नहीं है, वो एक ही है, केवल दोनों के नाम अलग अलग हैं। तो वो उदाहरण देते हैं कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है, पर वह किसी बीज से ही पैदा हुआ है, और पेड़ में बीज का अंश है। उसी तरह किसी बीज को बो देने से उससे पेड़ बनता है। तो इस तरह बीज में पेड़ छुपा होता है और पेड़ में बीज छुपा होता है। तो वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया वही सच्चा ज्ञानी है। तो खुशी में ही दुख छिपा है और दुख में ही खुशी छिपी है। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। तो कवि क्या कहते हैं कि किसी भी तरह की परिस्थिति आए, व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, हर हालत में उम्मीद रखनी चाहिए। कहते हैं कि उम्मीद के सहारे ही आदमी जीता है। जो व्यक्ति ना उम्मीद हो जाता है वह एक मरे हुए व्यक्ति के समान ही होता है, जिसने उम्मीद छोड़ दी है। उम्मीद का दामन हमेशा थामे रखना है, निराशावादी नहीं बनना है, हमेशा आशावादी बनकर अपना रास्ता तय करना है। और जिसने उम्मीद छोड़ दी है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वह एक मृतक के समान है। इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह से ये ली गई थी ये कविता। और बच्चों आपको कैसी लगी? मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई पंक्ति को लेकर डाउट है तो आप कमेंट अवश्य करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। और शेयर भी करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचना चाहिए। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसके लिए आवाज़ थोड़ी भारी आ रही है, लेकिन आज से मैंने शुरुआत करी है तो अब मैं पीछे नहीं हट सकती। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका स्वाध्याय देखेंगे, इसके प्रश्न उत्तर, क्योंकि इसी से आपको एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, इसमें साथ साथ ग्रामर भी दी हुई है। तो ग्रामर के वीडियो मैंने अलग से बना रखे हैं, वहाँ जाकर आप देख लें, क्योंकि आपके इसमें जो ग्रामर आई है वो काल से संबंधित है, और काल से संबंधित जो वीडियो है मैंने बना रखा है पूरा, वो वहाँ समझ लें तो ये अपने आप कंप्लीट कर लोगे। हालांकि मैं करवाऊँगी पूरा आपको, लेकिन वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच।